नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समझ लेके आया हूँ UPDELED अर्थात BTC। इससे पूर्व के नाम से इसे हम BTC के नाम से जाना करते थे, लेकिन वर्तमान में इसे हम DELED के नाम से जानते हैं। ठीक है, DELED फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास का क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बाल विकास के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, बाल विकास के। ठीक है, और बाल विकास से संबंधित मैं बता दूं कि इससे पूर्व लगभग मैं आपके इससे पूर्व जो वीडियो थी उसमें लगभग आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस कराए थे। मैंने आपके अति लघुत्तरीय किससे अति लघुत्तरीय प्रकार के क्वेश्चंस कराए थे। उसी को देखते हुए उसमें मैंने आपको 20 प्लस क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं उसी के आगे का जो आपका क्रमबद्ध कराने जा रहा हूँ, उसी के आगे की सीढ़ी जोड़ने जा रहा हूँ, जिसमें आपके 21 से स्टार्टिंग है। यानी कि पिछली बार मैंने आपको 20 प्लस क्वेश्चंस कराए थे अति लघुत्तरीय, आज मैं आपको 21 से स्टार्टिंग करके आता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं बता दूँ कि आपका बाल विकास अर्थात जिसे हम CDP या चाइल्ड डेवलपमेंट या आपका बाल विकास एवं उसकी प्रक्रिया से संबंध जानते हैं। यह पेपर में आपका लगभग 50 नंबर का आता है, जिसमें से लगभग हमें 25 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें ज्ञात है कि वर्तमान में हमारी जो परीक्षा वो 27 अक्टूबर से आपकी DELED की प्रारंभ होने जा रही है फर्स्ट सेमेस्टर की। इसी प्रकार उसी के संबंध देखते हुए आगे कुछ दिनों के बाद 3 दिन ही चलेगी, उसके बाद आपकी थर्ड सेमेस्टर की चलेगी। ठीक है, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। देखो रुचि और ध्यान, देखो मैकडोगल महोदय क्या कहते हैं, रुचि एक प्रकार का गुप्त अवधान है। तो इसने क्या पूछा है, संबंध पूछा है। रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल बात सही है। एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि हो। यानी कि इन्होंने संबंध बताया है, हम यदि उस कार्य को यदि हमें किसी कार्य को करना है, यदि हमारी उसमें इंटरेस्ट अर्थात रुचि है, तभी हमें उससे अच्छा लगेगा, उसी में हमारा ध्यान लगेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो इस प्रकार से ये दोनों संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट 22। देखो इस वीडियो में लगभग जितने भी क्वेश्चन होते हैं 50 या 50 तक या जो भी है वो कराते जाएंगे समय अवधि देखते हुए। ठीक है, क्या कहता है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां हैं, पहली है आपकी वस्तुनिष्ठ विधि, सेकंड आत्मनिष्ठ विधि और फिर है प्रक्षेपण विधि। देखो यहाँ जितना अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछा हुआ है उतना ही हमें उसका आंसर देना है, अनावश्यक नहीं लिखना। अगला स्मृति अर्थात जिसे हम स्मरण के नाम से जानते हैं, क्या है। देखो स्मृति यानी कि यदि हम कोई चीज़ याद करते हैं, यदि वो हमारे जहन अर्थात दिमाग में वो बनी हुई है तो उसे हम स्मृति कहते हैं। यदि उसे हम भूल जाएं तो उसे हम विस्मृति अर्थात वो हमारे माइंड में से क्या हो जाती है, विस्मरण हो जाती है, तो उसे हम विस्मृति के नाम से जानते हैं। तो उसने स्मृति बोला है स्मरण, यानी कि हमें कोई चीज़ याद रखना। तो सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ क्या है, याद रखना। बुड़वर्थ बोलते हैं जो बात पहले से सीखी जा चुकी हो उसे याद रखना ही क्या है, आपकी स्मृति। ठीक है, स्कॉट महोदय क्या कहते हैं, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह भी डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है। ठीक है, अगला 24। वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिएगा। वृद्धि एवं विकास से संबंधित प्रमुख कारक कौन से हैं, बालक का भोजन, सेकंड लैंगिक अंतर। ठीक है, अगला चिंतन क्या है। तो कुछ चिंतन के बारे में इन्होंने पूछा है, अर्थ चिंतन क्या है दे गया। चिंतन से आशय, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है, उसके अंत तक चलती है। तो चिंतन रॉस महोदय, यानी कि रॉस महोदय, आप नाम आगे बहुत सुनोगे, रॉस महोदय क्या कहते हैं, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक प्रक्रिया है। तो सिंपल बोलूँ कि आपका कल्पना चिंतन तर्क एक दूसरे से बहुत ही संबंध रखते हैं। तो इसने बोला है यह प्रत्यक्षीकरण अर्थात जो डायरेक्ट सामने होती है और स्मृति होता है, यह प्रक्रिया किसी के समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण ही प्रारंभ होती है। सपोज डेट कि यदि हमारे सामने कोई समस्या उपलब्ध होती है, उस समस्या को यदि हमारे उसको कुछ समाधान निकालना है, और समाधान उसे हम तब कब निकालेंगे, जब हम कोई चिंतन करेंगे। ठीक है,
अब मैंने बोला कि कल्पना, चिंतन, तर्क आपस में क्या आपके सह संबंध रखते हैं, वो किस प्रकार से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कल्पना, मैकडोगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, या सिंपल बोलूँ, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के बारे में सोचना ही चिंतन है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। यानी कि सिंपल दूरस्थ वस्तुओं के बारे में सोचना ही क्या है, कल्पना। तो एक बात बताइएगा, जब हम सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो क्या आपका एक तरह का सोचना, कल्पना करना भी इमेजिनेशन, मतलब जब यदि कोई समस्या है उसका समाधान यदि हमको निकाल रहा है तो चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन माइंड में कुछ इमेजिनेशन भी तो कर रहे हैं कि हम इस प्रकार से कुछ करेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये समस्या का हल हो सकता है या नहीं। तो वो आपका इस प्रकार से कल्पना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बोला है तर्क क्या है। तर्क से आसे, तर्क एक ऐसा उत्पादन चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है, तो उसको तर्क के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट 28, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो किसकी है आपकी? एना स्टोसी की है। ठीक है, ये परिभाषा पूछिए इतनी तो आपको उतना ही उत्तर देना है। नेक्स्ट, बाल विकास पर वंशानुक्रमक का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ वंशानुक्रमक आ गया, तो वंशानुक्रमक बोल दो या आनुवांशिक बोल दो, तो बात एक ही है। हाइडेटिक नाम से इसे हम परिचित हैं, यानी कि जिसकी जैसी संतान, यानी जो व्यक्ति जैसा है उसकी संतान उसी की तरह दिखे, उसी हम कहते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, इसमें क्या बोलता है? व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। पहला है, बालकों में माता पिता की विशेषता हस्तांतर होती है। ठीक है, जिस प्रकार से आपके माता पिता हैं उसी की बिल्कुल देख रेख में, बिल्कुल सिंपल बोलूँ, उसकी जैसी संतान होगी। जब माता माँ, मान लो कि माता पिता में से माता पिता की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट भी कम ही होगी। ठीक है, यदि माता पिता की हाइट ज़्यादा है तो बच्चों की हाइट भी ज़्यादा होगी। यदि आपके पेरेंट्स क्या हैं, गोरे हैं, तो बच्चे भी गोरे होते हैं, यदि काले हैं तो काले हैं। या फिर ये तो आपके मेंडल के अनुसार बता रहा हूँ, उसमें आपके लगभग 5-6 नियम होते हैं, जो भी है समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का, उसके आधारित आपके अलग अलग भी चेंजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी वंशानुक्रम के अंतर्गत जहाँ आपकी माता पिता की विशेषताएँ बालकों में हस्तांतरित होती है, उससे हम वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कहता है आपकी बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है। यानी कि बालकों की जो सोचने का आधार, या सिंपल कहता हूँ, यदि किसी के माता पिता आपके शिक्षित नहीं है इतने, बशर्ते आपके बालकों की अपेक्षा, तो सिंपल कह सकते हैं यदि किसी की मानसिक बुद्धि जो आपके माता पिता की थोड़ी सी कम है, तो जरूर नहीं है बच्चों की भी कम हो। ठीक है, तो वो कम है तो वो ज़्यादा भी हो सकती है, या उनके जैसी भी हो सकती है। यदि किसी के पेरेंट्स बहुत ही आपके इंटेलिजेंट होते हैं, तो जरूर नहीं है बच्चे भी बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो वो उसके अपोजिट भी या उसको सिमिलर भी हो सकते हैं। तो वो आपके सेकंड पॉइंट के अंतर्गत आपका विस्तारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 30 क्वेश्चन, बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिएगा। बाल विकास के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। पहला है बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस पर प्रभाव, यानी इफेक्ट कर डालता है आपका इंटेलिजेंस पर। तो बुद्धि पर प्रभाव डालने के लिए इसने आपका पॉइंट ऑफ व्यू बोला है, बच्चों को उत्तम वातावरण रखने से उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। यानी कि किसी बच्चे का जो आपका इन्वायरमेंट है, यानी कि वातावरण है, उसको अच्छा प्राप्त होता है तो उसकी बुद्धि लब्धि में 100% आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि इसके वातावरण ही अच्छा नहीं है, कि वातावरण में आपके लोग अच्छे नहीं रह रहे, यानी कि आपके जो पहनाव है, पहनाव है, बोलने का तरीका है, या आसपास चलने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो चीज़ अच्छी नहीं मिल रही बच्चों को, तो उसकी आपकी वृद्धि नहीं हो सकती उसकी बुद्धि लब्धि में। लेकिन आपका ये सारी चीज़ अच्छी हैं तो उसके उसमें वृद्धि अनिवार्य रूप से निश्चित है। नेक्स्ट बोला है व्यक्तित्व पर, अर्थात पर्सनैलिटी पर। अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए उसके वातावरण पर 100% प्रभाव डलेगा। ठीक है, अगला, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? 31 में पूछा हुआ है। तो किशोरावस्था में बता दूं कि आपका लगभग 18 वर्ष का, यदि कोई 18 वर्ष का आपका बच्चा है, वो आपका लगभग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, 18 वर्ष, या जो सिंपल बोल लो कि आपका 12 से 18 जो भी है वो आपका किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली हैं,
यदि कोई बच्चा किशोरावस्था में है, आपने भी देखा होगा, तो सबसे पहले इसमें बोला आत्मसम्मान की भावना। तो इसके अंतर्गत बता दूं कि बच्चे जो होते हैं अपने अंदर आत्मसम्मान की भावना बहुत जागृत कर लेते हैं। यदि किसी ने उनके विपक्ष में कुछ बोल दिया तो बच्चे को थोड़ी ठेस पहुंचती है कि हाँ, इस तरीके से उसको नहीं बोलना चाहिए था, तो वो आपका आत्मसम्मान के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट, काम भावना की परिपक्वता, यानी कि किसी के प्रति आपको इसमें यदि आपको कोई लक्ष्य है कि मुझे कुछ भी है पेपर क्वालिफाई करना है, तो आपके अंदर काम भावना की परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी का आपका विकास संभव है। ठीक है, जरूर नहीं है आपका काम भावना की प्रवृत्ता तो होती है, वो काम कैसा भी होता है। नेक्स्ट, धार्मिक भावों का उदय, यानी कि इस एज में क्या होता है, बच्चे यदि अपना किसी को भी आदर्श मान लेते हैं, आदर्श अर्थात मैं कह सकता हूँ कि बच्चे ने मांग लिया कि मैं अपने हनुमान जी की पूजा करूँगा, भगवान हनुमान जी की पूजा करूँगा और उनका प्रत्येक मंगलवार को क्या करें, व्रत रखूँगा। तो ये बच्चों में सबसे ज़्यादा जो धार्मिक विकास भावों का उदय होता है वो लगभग किशोरावस्था के अंतर्गत होता है। या किसी भी आपका एक्टर या बॉलीवुड से एक्टर या जो भी हैं, या किसी को भी अपना अनुयायी या सिंपल कहता हूँ अपना, हाँ वो मान लिया, यदि अपना वो मान लिया कि अपना ये मैं इसके पथ पर चलूँगा, तो आपका बच्चा उसी पर चलता है, वो धार्मिक भावनाओं पे। या आपका किसी को भी अपने इष्ट देवी देवता को मानकर उसके साथ ही आपका हाथ में कड़ा या चैन पहन लेता है, या उसी के जो भी आपके रूल्स होते हैं उसके थ्रू चलता है। नेक्स्ट, अपराध वृत्ति भी आपके सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में देखने को मिलती है, तो वो आपका किशोरावस्था की मुख्य विशेषता हो गई। लगभग 4 और भी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी सबसे अहम बता दूं, एक किशोरावस्था की सबसे अहम जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी होती है टोली, यानी कि मित्रता की टोली। बहुत मित्रता की टोली कैसी मैं बता दूं, वो टोली तो होती है लेकिन किस प्रकार से, यानी कि सिंपल बोलूँ, इसमें मित्रगण सबसे ज़्यादा आ जाते हैं। हालांकि बाल अवस्था में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घनिष्ठ टोली यानी कि एक दूसरे के लिए मर मिटना, वो आपकी टोली इसी में आती है। और दूसरी आपके विषमलिंगी, यानी कि विषमलिंगी आपका मेल का फीमेल की ओर, फीमेल का मेल की ओर भी आपका किशोरावस्था कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 32 क्वेश्चन। पेस्टालॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है? तो पेस्टालॉजी के अनुसार आपके परिवार की परिभाषा पूछी है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, आपकी घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। देखो यहाँ आपकी बालक की प्रथम पाठशाला पूछे तो आपकी क्या है, परिवार। ठीक है, यानी कि परिवार क्या है, बालक का प्रथम विद्यालय अर्थात पाठशाला। लेकिन प्रथम शिक्षिका या शिक्षक कौन है बालक की, ये पूछ ले, बालक की प्रथम शिक्षक कौन है या शिक्षिका कौन है, तो हम बोलेंगे उस बच्चे की माँ। ठीक है, यानी कि प्रथम पाठशाला परिवार और प्रथम शिक्षक या शिक्षिका आपकी उसकी माँ होती है, माता जी। ये आप अवश्य देख ले। यानी कि परिवार उसका क्या है, उसका मुख्य साधन के अंतर्गत आता है, शिक्षक के अंतर्गत। ठीक है, और गौड़ कैसे होते हैं आपके, सिंपल कह दूँ, विद्यालय कह सकते हो आप, पास पड़ोस या वातावरण के अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का नाम बताइएगा। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। तो व्यक्तित्व क्या होता है, एक तरह की पर्सनैलिटी होती है, और पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का जो आपका अर्थ होता है वो क्या होता है, नकाब या मुखौटा। उसी को देखते हुए इसके निम्न बहुत सारे आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला क्या है आपका वंशानुक्रम, हाइडेंटिटी। सेकंड इन्वायरमेंट, फिर है आपका सामूहिक तनाव अर्थात उसका इमोशनली जो भी है, फिर सोशलॉजी, फिर आपका सामाजिकरण, और फिर लास्ट आपका फिजिकल अर्थात शारीरिक तत्व। ये आपके व्यक्तित्व के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, इन्हें आप देख लीजिएगा। अगला, रुचि की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। तो रुचि का फिर से पूछ लिया है। रुचि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, रुचि ज्ञान पर आधारित होती है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि रुचि ज्ञान पर ही आधारित होगी। यदि आपका ज्ञान नहीं है तो आपका रुचि नहीं होगी। नेक्स्ट, रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि आपको किसी आपका सब्जेक्ट हो या किसी भी आपका इंटरेस्ट है तो आपका ध्यान उसके ओर 100% अग्रसर होगा। अगर आपको रुचि ही नहीं है तो आपका ध्यान उसकी ओर अग्रसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकताएं क्यों है? बाल मनोविज्ञान की आवश्यकताएं क्यों हैं? देखिएगा, आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है। ठीक है, बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक
की जा सके। यानी कि पहले की प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग के बच्चों की जो क्या होती है, बाल केंद्र शिक्षा होती है, बालकों के देखते ही उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। सबसे अहम आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू देख लेगा। ठीक है, अगला पॉइंट 36। मैं बता दूं कि इस वीडियो से लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका ये अति लघु उत्तर में हो, या आपका ऑब्जेक्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से अति लघु उत्तर भी, और लास्ट आपका दीर्घ क्वेश्चन भी बनेंगे। यहाँ से 100% बता रहा हूँ, 101% लिख कर दे रहा हूँ, यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव से लेकर आपके दीर्घतर क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों के आपके पेपर अच्छे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक साक्षात्कार हैं? किसके साक्षात्कार विधि द्वारा, अर्थात इंटरव्यू द्वारा। और मैं बता दूं, इससे पूर्व लगभग जो 20+ क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। नहीं तो आपको नहीं जाना चाहता तो हमारा जो चैनल है प्रयास क्लासिक 01 पर आप जाकर देख सकते हो, वहाँ आपको DLED फर्स्ट सेमेस्टर CDP का मिल जाएगा। ठीक है, अगला वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। तो वंशानुक्रम हो या आनुवांशिक, बात एक ही है, हेरिडिटी कहते हैं इसे। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या है, वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, लेकिन रूथ बेटिंग के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतानों की प्राप्त होने वाले गुण का ही नाम है। ठीक है, कैसे भी कह लो, आपकी डेफिनेशन वही है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा दिया है। ठीक है, अगला 38 क्या कहता है, देखिएगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं। देखो, पर्टिकुलर इसने मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं लिया, यानी कि इसने ये नहीं बोला कि भैया रॉस के अकॉर्डिंग बाल विकास की अवस्था कितनी है या आपके हरलॉक के अनुसार कितनी है, लेकिन इसने मनोवैज्ञानिक पूछा है। तो आपके यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसने मैं बता दूं कि बाल विकास के सामान्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी आपकी, एक शैशव अवस्था, सेकंड बाल अवस्था, और लास्ट वन आपकी किशोर अवस्था। ये आप निश्चित रूप से देख लेना कि बाल अवस्था सेकंड वाली है, फर्स्ट वाली शैशव अवस्था है, और बाद में किशोर अवस्था। ठीक है, यानी कि सिंपल कह दूं कि आपके जन्म से लेकर आपकी सिंपल 6 वर्ष, जन्म से लेकर या 0 से लेकर 5 से 6 वर्ष आपकी शैशव अवस्था होती है। फिर आपकी 5 से 6 वर्ष या 6 वर्ष से लेकर आपकी 12 वर्ष तक आपकी बाल अवस्था। उसके बाद ऊपर 12 से 18 या 12 से ऊपर कह सकता हूँ, वो आपकी किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि रॉस के अनुसार कितनी अवस्था में बांटा गया है बाल विकास को, यानी कि बाल विकास की कितनी अवस्था में बांटा गया है रॉस के अनुसार। ठीक है, आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपका 39 क्वेश्चन नंबर। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यही अवस्थाएं, विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड। बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। ये आपके बाल विकास के पक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, अभ्यास और खेलकूद, और निद्रा और विश्राम। ये क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि आपके अंदर का फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो आपके इन्हीं के थ्रू आपको प्रभावित होता है। अगला 42 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि संवेग आपके होते तो लगभग 14 मैकडोगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो आपकी कितनी हैं? 14 हैं। जो मैकडोगल के अकॉर्डिंग आपकी मूल प्रवृत्तियां 14 हैं, उसी प्रकार से आपके संवेग दिए गए हैं 14। लेकिन मुख्य रूप से आपके मैं बता दूं कि कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। कौन से? क्रोध, भय, प्रेम, या सिंपल कह सकते हैं भय, प्रेम, क्रोध मुख्य रूप से बच्चों में आपके संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर भय आ जाता है किसी को देखते हुए, एकदम किसी को छोटा बच्चा है आपका बाल अवस्था में, किसी को देखकर भय आ गया तो वो डबक गया। ठीक है, कभी कभार क्रोध भी आ जाता है तो उसके या फिर कोई व्यक्ति उसका आपका प्रेम ही है, या सिंपल कह सकता हूँ उसको आपका अच्छा लगता है तो उसकी तरफ प्रेम आता है, एकदम उसकी तरफ भागता है तो वो आपका प्रेम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 43। बाल विकास की प्रमुख अवस्था की आयु सीमा क्या है?
प्रमुख अवस्था देखो मैं बताया जैसे कि अभी ऊपर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसके जन्म से 5 वर्ष, 5 या 6 वर्ष भी दे दिया किसी किसी बुक में। नेक्स्ट 6 से 10 वर्ष और 11 से 18 वर्ष, लगभग यह अवस्था है। जरूर नहीं 5 से 6 वर्ष भी हो सकती है, ये आपकी 6 से 12 वर्ष भी है, और ये आपकी 11 या 12 वर्ष से लेकर आपकी 18 वर्ष के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। ये 2022 और 23 में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेने से कि अधिगम क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अधिगम क्या है, कि अधिगम को हम क्या कहते हैं, इसको स्पष्ट रूप से हम क्या कहते हैं, सीखना। यानी कि बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने या किसी भी आपके व्यक्ति ने कुछ भी सीखा है, वो आपका क्या है, अधिगम। ठीक है, और अधिगम क्या है, आपका जीवन पर्यंत चलता है। अर्थात यदि व्यक्ति ने जन्म लिया है और जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका अधिगम चलता रहता है। और अधिगम के जैसा ही आपका क्या होता है, विकास होता है। विकास भी व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, या सिंपल कह सकता हूँ ये आपका जीवन पर्यंत है। अधिगम और विकास ये दोनों में सिमिलरिटी है, एक दूसरे में आपके समानता पाई जाती है। इसी को हम कहते हैं सीखना, अधिगम को। अब इसमें बोला अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है, तो यही आपकी जीवन प्रक्रिया। क्रो एंड क्रो कहते हैं ज्ञान एवं अभिव्यक्ति की प्राप्ति ही क्या है, अधिगम। ज्ञान एवं अभिव्यक्ति ये कहते हैं आपके क्रो एंड क्रो महोदय। या सिंपल में बोलूँ वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं आपका अधिगम के बारे में। यदि मैं बात करूँ कि वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं अधिगम के बारे में, वुडवर्थ महोदय ये कहते हैं आपका अधिगम सीखने की प्रक्रिया है ना। या सिंपल कह सकता हूँ ये कह सकते हैं आपका सीखना विकास की प्रक्रिया है। यानी कि वुडवर्थ महोदय बोलते हैं सीखना विकास की प्रक्रिया है, बहुत सिंपल परिभाषा है। ठीक है, और अधिगम क्या है आपको मैंने बता दिया कि अधिगम क्या है, वातावरण है। अधिगम क्या है, समाज है। अधिगम क्या है, आपका वातावरण की उपज है। यह अधिगम क्या है, सक्रिय है। अधिगम क्या है, विवेकपूर्ण है। अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम क्या है, आपका वातावरण और समाज दोनों की उपज भी है। ठीक है, ये सारे आपके अधिगम के अंतर्गत ही आते हैं, ये सीखने के अंतर्गत। ठीक है, आप मुझे क्रॉनबेक और गिलफोर्ड के अनुसार जो डेफिनेशन है वो बताना क्या है, आखिर किस प्रकार से आपका इन दोनों में अंतर क्या है। क्रॉन और गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम की डेफिनेशन में क्या क्या अंतर है मानर साहब, वो आप मुझे अवश्य बताना कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 45 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। सामान्य रूप से वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती है। ठीक है, ये सामान्य रूप से यानी कि व्यक्ति के जो चारों ओर भी आपका जो भी आपका है वो क्या है, वस्तुएं हैं, वो आपकी वातावरण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपका, एक सेकंड सही कर लेता हूँ आपके लिए। 46 क्वेश्चन, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि जीन पियाजे एक ऐसे आपके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था। ठीक है, स्वयं के बच्चों पर। और जीन पियाजे कहाँ से संबंध रखते हैं, आपके स्विट्जरलैंड से संबंध रखते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड से संबंध करते हैं, और इन्होंने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था। उसके बाद इनकी जो आपकी अवस्था है वो 4 अवस्था हैं। कितनी, 4 अवस्थाएं। लेकिन ये अवस्थाएं इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभार मैं बता दूं कि आपका क्रम के साथ साथ इनकी जो अवधि है वो भी आपकी एक तरह का निश्चित रूप से पूछ ली जाती है। फर्स्ट आपकी है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित, या इसको हम संवेदी गामक भी नाम से भी पुकारते हैं, संवेदी गामक या इंद्रिय जनित। ठीक है, इसकी जो आपकी अवधि है वो जन्म से लेकर, जन्म कह सकते हैं या आपकी शून्य कह सकते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक आपकी इसकी अवधि का वर्णन किया गया है जीन पियाजे के अनुसार। सेकंड जो आपकी अवधि है वो आपकी 2 वर्ष के पश्चात लेकर आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की है। ठीक है, और सेकंड लास्ट है आपकी मूर्त संक्रियात्मक, जो कि आपके 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक है। और लास्ट वन आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 वर्ष से ऊपर कह सकते हैं हम, 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कौन सी है, इंद्रिय जनित अर्थात संवेदी गामक। तो नाम से प्रतीत हो रहा है आपका इंद्रिय यानी बच्चों की, आपकी जो व्यक्ति है उसकी जो इंद्रियां हैं वो लगभग कितनी होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। यानी कि छोटा बच्चा होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष का, वो अपनी ज्ञान इंद्रियों से सबसे ज़्यादा सीखता है। या सिंपल कहूँ, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ से सबसे ज़्यादा सीखता है। बच्चा छोटा जब होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इन ज्ञान इंद्रियों द्वारा सबसे ज़्यादा सीखता है। किसी को देखकर एकदम उसको फॉलो करना, आँखों के दिख से,
ठीक है, सुनकर उसकी वो करना या आपका सुनकर एकदम उसी को बोलना, तो ये सारी के सारा आपका उसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट पूर्व संक्रियात्मक, उसमें बच्चा क्या करता है आपके किसी भी आपको माँ, किसी भी जो लड़की होती है उसको मम्मी कह देगा, और किसी भी जो जेंट्स दिखता है उसको पापा कह देता है आपका, ठीक है, यानी कि सबको मम्मी पापा, उसको सभी आपकी औरत या आदमी में उसमें मम्मी पापा दिखते हैं। नेक्स्ट मूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत क्या होता है, मूर्त से हम कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी कि यदि उसके सामने कोई खिलौना या कोई वस्तु है तो जब तक उसके सामने है वो तभी तक उसको उसके सामने चिंतन कर सकता है और उसी बारे में सोच सकता है और उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, जब तक आपके उसके सामने है। जैसे ही उसके सामने वो चली गई तो वो भूल जाएगा आखिर वो क्या चीज़ थी। नेक्स्ट अमूर्त संक्रियात्मक में कह दूँ कि आपका अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्टली, यानी कि अदृश्य, अदृश्य कह सकता हूँ, इनडायरेक्टली कह सकता हूँ, अमूर्त कह सकता हूँ और औपचारिक भी कह सकता हूँ, और लास्ट सिंपल कहूँ तो मैं आपका अप्रत्यक्ष रूप से भी इसे मैं पुकार सकता हूँ। तो यानी कि वस्तु उसके यदि कोई सामने है या नहीं है, यानी कि इसमें बच्चा क्या करता है आपका अमूर्त रूप से तार्किक करना या तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यदि उसके सामने कोई वस्तु नहीं है तो भी वो उसमें आपका एकदम तर्क करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन तर्क तो आपका मूर्त में करता है, लेकिन जब तक कोई वस्तु सामने होती है तब तर्क करता है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वस्तु जिसमें सामने नहीं होती उसमें तर्क कब करता है, अमूर्त वाले में। बस इतना ऐसा ही आपका इसमें माइनर डिफरेंस है, आप इसे देख ले। ये आपका सी-टेट के लिए भी बहुत ही लाभदायक रहेगा। सी-टेट कह दूँ या आपका वर्तमान में यूपी-टेट होने वाला है उसके लिए भी ये लाभदायक वीडियो रहेगी, ठीक है। उन बच्चों को भी आप शेयर अवश्य कर दें। अगला क्वेश्चन, स्मृति किसे कहते हैं। देखिए फिर से आ गया, स्मृति क्या है, सीखे हुए ध्यान का को धारण करना ही स्मृति है। नेक्स्ट, थार्नाक ने सीखने का कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादन किए थे। तो थार्नाक ने कौन से दिए थे, प्रत्यय, प्रत्ययन एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे हम RS थ्योरी या सिंपल बोलूँ सीखने का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, प्रत्ययन एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये थार्नाक के नियम है। इसको और किस किस नाम से पुकारते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं। और सबसे अहम बात कि थार्नाक ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पर या चूहे पर या कुत्ते पर या बनमानुष पर, यह आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका 49 क्वेश्चन देखिएगा, स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए। तो स्किनर का आपका सिद्धांत क्या है, आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, या इसको हम कहते हैं आपका नैमित्तिक का सिद्धांत। क्या, नैमित्तिक का सिद्धांत, या सिंपल कह सकता हूँ अनुबंधन उद्दीपन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, या आपका नैमित्तिक क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। यह आपका स्किनर का है। स्किनर ने आपका प्रयोग किस पे किया था, आपका चूहे पे प्रयोग किया था या बिल्ली पे प्रयोग किया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। जिस प्रकार से मैंने थार्नाक का पूछा है इसी प्रकार से इसका भी पूछ रहा हूँ कि इसने चूहे या बिल्ली पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे आपका पेवलोव ने प्रयोग किया था। इसका स्किनर का तो RS थ्योरी और SR थ्योरी में आपको 100% देखना है कि RS थ्योरी किसकी है और SR थ्योरी किसकी है। एक आपकी थार्नाक की है और एक आपकी स्किनर की है, यह आप अवश्य से देखें। कमेंट करके बताना कि थार्नाक ने और स्किनर ने किस पे प्रयोग किया है। अगला, अवधान। देखो अवधान क्या मतलब क्या होता है, एक रूप से मैं कह दूं अवधान को हम क्या कहते हैं, ध्यान। क्या कहते हैं, ध्यान। और रुचि एक प्रकार का क्या है, गुप्त अवधान है। मैकडूगल महोदय कहते हैं रुचि एक प्रकार का क्या है, गुप्त अवधान है। तो इसने अवधान का अर्थ पूछा है, तो चेतना का केंद्रीकरण ही क्या है, ध्यान, अवधान है। यानी कि यदि हम कुछ सोच रहे हैं उसका एकदम केंद्रीकरण, यानी कि उसी पर फोकस रहे ना, यानी कि ये कोई आपका ये है, इस पर सेंट्रलाइजेशन, यानी बीच में आपका हमारा इस चीज़ पे हमारी परीक्षा है, इस पर हमारा फोकस ही रहना क्या है, आपका ध्यान है। यदि हम यहाँ से भटके तो आपका वो ध्यान नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने कि श्री कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं आपके कृष्ण उनसे अर्जुन से कि आपको क्या दिख रहा है, तो वो कहते हैं हमें केवल और केवल मछली की आंख दिख रही है। तो मछली की आंख दिख रही है तो इसका क्या मतलब है, वो उस पर केवल उनका ध्यान उसी पर है, केवल मछली की आंख पर। तो उसी पर फोकस करते हुए वो अपना तीर कमान चलाते हैं, तब जाके उसके भेद कर देते हैं किसमें, आपका मछली की आंख में। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं ये आपका अवधान क्या है, एक तरह का ध्यान है, ठीक है। अगला, बुद्धि परीक्षण क्या है, देखिएगा बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। बुद्धि का परीक्षण ही क्या है, आपका बुद्धि का मापन है। और ये टू टाइप्स में होता है, आपका सामूहिक और व्यक्तित्व। उसमें भी आपके लगभग टू टाइप्स हैं, ठीक है, वो बताएंगे बाद में आपको। अगला, चिंतन क्या है, देखो फिर से पूछ लिया आपको, चिंतन क्या है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, या रोज कहते हैं चिंतन ज्ञानतम पक्ष की मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। यदि आपके पास कुछ समस्या है उसका समाधान करने के लिए आप क्या करते हो, चिंतन करते हो, तभी तो वो चिंतन होगा,
ठीक है। और चिंतन में भी आप क्या करते हो, कल्पना करते हो, और कल्पना के चिंतन के पश्चात आप उसमें तर्क करते हो कि हाँ ये चीज़ किस प्रकार से होगी, तो वो आपका तर्क के अनुसार आपका वो तर्क में ही आएगा। नेक्स्ट, तर्क से क्या तात्पर्य है, उद्देश्य एवं लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। ये आपके एक दूसरे से आपके क्या है, लिंक है, कल्पना, चिंतन, तर्क। कल्पना क्या है, आपके दूरस्थ वस्तु के बारे में सोचना ही क्या है आपका कल्पना, ये आपका मैकडूगल महोदय ने कहा था। ठीक है। 54 क्वेश्चन क्या कहता है, कल्पना किसे कहते हैं, परोक्ष यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं ना, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही क्या है, कल्पना। ये 2023 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 55, स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रिया के नाम बताइए। सीखना यानी कि स्मृति के आपके अंग हैं, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान, ये आपके स्मृति के अंग हैं। अगला 56 देखिएगा। 56 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, एक सेकंड को। क्रंदन, गौमन, बल बनाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वॉक्स निर्माण किस विकास अवस्था में होता है, किस विकास में होता है, आपका भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था से संबंध रखता है। अगला 57, अशिक्षित व्यक्ति अर्थात बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण में करते हैं, किस में करते हैं, आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत करते हैं। बुद्धि परीक्षण मैंने बताया था आपके 2 टाइप्स के होते हैं, उसमें बताया दिया था मैंने आपका व्यक्तित्व और सामूहिक। लेकिन व्यक्तित्व और सामूहिक किसके अंतर्गत आते हैं, आपके शाब्दिक यानी कि बुद्धि परीक्षण में बता दूं कि आपका बुद्धि परीक्षण आपके एक साइड होते हैं शाब्दिक, एक साइड होते हैं आपके अशाब्दिक, और शाब्दिक में भी आपके एक साइड व्यक्तित्व और एक साइड आपके सामूहिक। इस साइड आते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक में आपका एक साइड व्यक्तित्व और एक साइड सामूहिक, इस प्रकार से आते हैं। तो अशिक्षित व्यक्ति की बुद्धिमापन किस परीक्षण में आता है, आपका अशाब्दिक के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके पास तो शब्दों का आपका भंडार इतना नहीं होगा, बशर्ते आपके शाब्दिक बुद्धि के वाले व्यक्ति के अंतर्गत। ठीक है। अगला 58 क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपका, कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके ऊपर किया था, किसके ऊपर किया था, वनमानुस, और उसका नाम क्या था आपका, सुल्तान, नाम था क्या, सुल्तान। ठीक है। सुल्तान के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था कोहलर ने। ठीक है। कोहलर, वर्दिमर, कोफा, ये 3 व्यक्ति थे, कोहलर, वर्दिमर, कोफा, और इनको एक कौन थे, गेस्टाल्ट के नाम से भी जानते हैं, गेस्टाल्ट। और किस पर प्रयोग किया था, इसे कहते हैं समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। गेस्टाल्ट वाली है। अगला 59, स्टर्नहॉल ने किशोरावस्था को कौन कौन सी अवस्था बताई है। तो स्टर्नहॉल की एक बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है। ठीक है। उसे आप कहते हैं बड़े संघर्ष और तनाव तूफान की विरोध की अवस्था को हम क्या कहते हैं, आपकी किशोरावस्था के नाम से पुकारते हैं। तो सेम आपकी इसमें अवस्था पूछ लिया है, ये परिभाषा और ये आपकी अर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये बहुत पूछी जाती है आपकी। सिंपल कहूँगी आपका CTET में, DLED में और UP-TET के लिए बहुत ही कार्यरत रहेगी, ये आपकी वीडियो में अभी भी लिख कर देता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका स्टर्नहॉल के बारे में क्या कहा है। स्टर्नहॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, सबसे अहम इसमें आपका तनाव है, फिर तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। यानी कि स्टर्नहॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है, बड़े बल, तनाव तथा तूफान की विरोध की अवस्था कहा है। नेक्स्ट इतनी क्वेश्चन कराऊंगा आपके समझ। ठीक है। लास्ट 60+। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, हल अर्थात इनका नाम है CL हल, पूरा नाम क्या है, CL हल। हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, पर्यावरण का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन, गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइएगा, समीपता का सिद्धांत। ठीक है। यहाँ मैंने आपको लगभग आज 60+ क्वेश्चन करा दिए हैं, 60+, अर्थात 60 नहीं है, 21 से लेकर आपको 60 तक कराए हैं। आप लोग लगा लेना, लगभग मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं इस वीडियो के अंतर्गत। शेष आपके जो भी आपके 40 से 50 क्वेश्चन हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट करके अवश्य बताना आप लोग मुझे कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको आज की वीडियो है कैसी लगी। ठीक है। कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ मेरी गुजारिश है कि आप एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार हमारी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करो। यदि कोई बच्चा आपकी DLED की परीक्षा देने जा रहा है, किसकी, DLED की,
और यूपी टेट की तैयारी कर रहा है और सी टेट की, उसको आप यह वीडियो शेयर अवश्य कर दें। उसके लिए ये बहुत ही कार्यरत वीडियो है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके समझ में ज़रूर लेके आऊँगा इसके आगे क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आप तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन सोच देता हूँ कमेंट के लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना है कि आपके जो पेवलॉक हैं, पेवलॉक ने जो कुत्ते पे प्रयोग किया था, तो पेवलॉक के जो नियम हैं उनको हम और किस किस नाम से पुकारते हैं। पेवलॉक के जो नियम हैं उसका जो नियम का नाम है वो क्या है और कितने नामों से उसे पुकारते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का मेरा क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।